नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज हम बात करेंगे सुधीर रंजन खासगीर के बारे में, जो कि बंगाल शैली के ही एक फेमस आर्टिस्ट हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा। लिंक मैंने इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट हैं, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुधीर रंजन खासगीर का जो टाइम पीरियड है वो है 1907 से 1974, यानी 1907 में इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में और 1974 में इनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर इनके बारे में जो कुछ हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है जन्म एवं पारिवारिक परिवेश। इस पॉइंट के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था और इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, यानी इनके माता पिता के बारे में समझेंगे। तो सुधीर रंजन खासगीर का जन्म 24 सितंबर 1907 को कलकत्ता में हुआ था। 24 सितंबर 1907 को कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। और इनके जो पिताजी हैं सत्य रंजन खासगीर, ये इंजीनियर थे। इनके पिता सत्य रंजन खासगीर क्या थे? इंजीनियर थे और मूल रूप से चटगांव में रहने वाले थे। मूल रूप से ये लोग चटगांव के रहने वाले हैं। बाकी जब सुधीर रंजन खासगीर का जन्म होता है उस टाइम पर ये कहाँ थे? कलकत्ता में थे। और जब सुधीर लगभग 6 वर्ष के थे, सुधीर रंजन खासगीर जब केवल 6 वर्ष के थे, तब उनके जो पिताजी हैं उनका स्थानांतरण हो जाता है। और कहाँ पर? चटगांव में। कहाँ पहुँच जाते हैं? चटगांव पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वे जिस घर में रहते थे उसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी, यानी चटगांव में जहाँ पर ये पहुँचते हैं, वहाँ जिस घर में ये रहते थे उसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी और उस पर एक चर्च था। उसके पीछे एक कब्रिस्तान था जहाँ पर सुधीर रंजन खासगीर मूर्तियाँ देखने अक्सर जाया करते थे और वो जो मूर्तियाँ थी उन्हें आकर्षित भी करती थी। तो यहीं से इनका जो कला जीवन है वो प्रारंभ हो जाता है। उन्हें एक बालिका विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, यानी जो प्रारंभिक पढ़ाई होती है वो इन्होंने कहाँ से की थी? एक बालिका विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया था। उनके पूर्वजों ने स्थापित किया था, यानी जिस बालिका विद्यालय में ये पढ़े थे वो उनके पूर्वजों ने ही वहाँ पर स्थापित किया था। उनके जो पूर्वज हैं उनको मुगलों ने खासगीर की उपाधि दी थी। खासगीर का अर्थ होता है हिंदू वैद्य। अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, खासगीर का अर्थ क्या होता है? हिंदू वैद्य। तो मुगलों ने उनके पूर्वजों को उपाधि दी थी खासगीर की, जिसे हिंदी में कहते हैं हिंदू वैद्य। बाद में उनका जो परिवार है गिरिडीह बिहार में रहने लगा। वहाँ वे पहाड़ियों और नदी के बीच में घूमते थे, बांसुरी बजाते थे और चित्र बनाते थे, यानी ये बांसुरी बजाने में भी शौकीन थे। धीरे धीरे उनका जो मन है पढ़ाई से अधिक चित्रकला, कहानियाँ और कविताओं में लगने लगा। तो इनका जो मन है वो बचपन से ही चित्रकला की तरफ था। ये चित्रकला बनाते थे, कहानियाँ और कविताएं भी लिखते थे। अब हम बात करेंगे इनकी शिक्षा के बारे में। इन्होंने जो उच्च शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की, या फिर जो कला की शिक्षा है वो किस विद्यालय से प्राप्त की थी? तो 1925 में खासगीर को उच्च शिक्षा के लिए विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन भेजा गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे की पढ़ाई के लिए ये कहाँ पर जाते हैं? विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन को जाते हैं, जहाँ इंटर की परीक्षा से पूर्व, यानी 12th की परीक्षा से पूर्व उन्हें क्रांतिकारी समझकर पुलिस ने पकड़ लिया और उससे ये काफ़ी हताश हुए। पढ़ाई छोड़कर घर चले आए, किंतु 1928 में दोबारा शांति निकेतन में प्रवेश लिया। फिर से प्रवेश लेते हैं 1928 में, और 1928 से 1933 तक अवनीन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बसु के शिष्यत्व में कला का अध्ययन किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुधीर रंजन खासगीर के गुरु कौन हैं, तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, बाकी नंदलाल बोस को भी। और वहाँ पर ये रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैज का भी सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो इन सब से वहाँ पर ये कुछ ना कुछ सीखते हैं।
फिर 1937 में उन्होंने यूरोप की यात्रा की और फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी तथा इंग्लैंड के संग्रहालयों का अध्ययन भी किया। इंग्लैंड में उन्होंने कांस्य ढलाई की कला भी सीखी, यानी कांसे से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, कांस्य ढलाई, वो इन्होंने कहाँ से सीखी थी? इंग्लैंड से। तो आप ध्यान रखेंगे, जो सुधीर रंजन खासगीर हैं, ये चित्रकार के साथ ही साथ मूर्तिकार भी थे, इन्होंने मूर्तियां भी बनाई हैं। वापस लौटकर, यानी इंग्लैंड से वापस लौटकर उन्होंने देहरादून में सीमेंट और पत्थर की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। तो अगर पूछा जाए कि सुधीर रंजन खासगीर ने जो मूर्तियां बनाई हैं उनका माध्यम क्या है, तो सीमेंट, प्लास्टर और बाकी ये कांस्य ढलाई भी सीखे थे, तो उसमें भी इन्होंने मूर्तियां बनाई हैं। उनकी कलाकृतियां बहुत लोकप्रिय हुई। फिर अगला पॉइंट यहाँ पर आता है अध्यापन कार्य या फिर शिक्षण कार्य। ये कहाँ पर टीचर नियुक्त हुए, कहाँ पर इन्होंने पढ़ाया है, इनके शिष्य कौन रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर समझने वाले हैं। जो खासगीर हैं, इन्होंने 1933 से 1936 तक ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में कला शिक्षक बने। तो 1933 से 1936 तक ये ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में पढ़ाते हैं और वहाँ कार्य करने के बाद ये दून स्कूल देहरादून चले जाते हैं। दून स्कूल ये देहरादून में है, तो वहाँ पर ये टीचर नियुक्त होते हैं और उन्होंने भारतीय कला शैली में वहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा दी। फिर 1956 में वे राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, जो कि लखनऊ में है, यहाँ पर ये प्राचार्य बनते हैं, यानी प्रिंसिपल बनते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सुधीर रंजन खासगीर जो लखनऊ कला विद्यालय या फिर राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्राचार्य कब बने, तो 1956 में। और इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर प्राचार्य नियुक्त हुए, तो राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ। अगर आप पूरा नाम ना भी याद रख पाएँ तो आप लखनऊ कला विद्यालय इतना भी लिख देते हैं तो नंबर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर लखनऊ में इनके मार्गदर्शन में मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट और अवतार सिंह पवार जैसे कलाकार आगे बढ़े, यानी इन सब कलाकारों ने लखनऊ में सुधीर रंजन खासगीर से शिक्षा प्राप्त की। 1960 में गोमती नदी की भीषण बाढ़ में, देखिए गोमती नदी कहाँ पर है, लखनऊ में है, तो 1960 में गोमती नदी में एक भयंकर बाढ़ आ जाती है। ठीक है, भीषण बाढ़ में महाविद्यालय की अनेक कलाकृतियां नष्ट हो जाती हैं। जो कलाकृतियां इन्होंने बनाई थी वहां पर वो नष्ट हो जाती हैं, जिनसे उन्हें गहरा दुख पहुंचता है और उनका जो स्वास्थ्य है, उनकी हेल्थ धीरे धीरे क्या हो जाती है, प्रभावित होने लगती है, वो बीमार रहने लगते हैं। फिर अगला पॉइंट समझिएगा, 1961 में ये 1961 के बाद में ये एकांत में रहने लगते हैं। ठीक है, और उन्होंने लोगों विशेषकर एक सेकंड, हाँ, उन्होंने विशेषकर नवीन आगंतुकों से मिलना बंद कर दिया, यानी किसी से उनका मिलने जुलने का मन नहीं करता था, ना बात करने का मन करता था। और फिर कुछ समय के बाद ये शांति निकेतन चले जाते हैं और वहाँ पर एकांत जीवन बिताने लगते हैं। फिर शांति निकेतन में ही 27 मई 1974 को उनका निधन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म भी कलकत्ता में हुआ था, यानी पश्चिम बंगाल में, और इनकी डेथ भी पश्चिम बंगाल में ही हो जाती है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में ही है। अब हम समझते हैं इनके कला जीवन के बारे में, इन्होंने कला के क्षेत्र में जो भी अपना योगदान दिया है। तो सुधीर रंजन खासगीर के चित्र जीवन के आनंद और लोक जीवन को दर्शाते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, सुधीर रंजन खासगीर के जो चित्र हैं वो जीवन के आनंद को और लोक जीवन को दर्शाते हैं, इसलिए उन्हें लोक जीवन का चित्रकार भी कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, किस कलाकार को लोक जीवन का चित्रकार कहते हैं पूछा जा सकता है, तो वो हैं सुधीर रंजन खासगीर। उनकी चित्र शैली में लयात्मक तूलिका घातों के कारण चित्रों में गतिशीलता यानी मूवमेंट दिखाई देता है। और उन्होंने मूर्तिकला, छापा चित्रण, तैल चित्रण, पेंसिल, स्केच, चारकोल चित्रण प्रायः सभी विधाओं में काम किया है। तो अगर पूछ लिया जाए इन्होंने किस विधा में काम किया है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये मूर्ति भी बनाए हैं, छापा चित्रण में भी काम किया है, तैल चित्रण, स्केच, चारकोल, इन सब में इन्होंने काम किया है। सुधीर रंजन खासगीर की कला में जीवन का यथार्थ यानी जो रियल चीज़ें होती हैं और
जन साधारण का जीवन प्रमुख रूप से दिखाई देता है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं वृद्ध माँ, ये वृद्ध माँ और नर्तकी, पूजा यात्रा, एक सेकंड, पूजा अलग है, यात्रा अलग है, फिर तालाब से वापसी, तूफान में यात्रा, अधिक अन्न उपजाओ। तो ये इनके कुछ चित्र हैं जो कि साधारण जनजीवन से प्रभावित हैं। इनकी एक पेंटिंग है जिसका नाम है तूफान में यात्रा। ठीक है, तूफान में यात्रा, ये शांति और अणु बम के विरोध प्रतीकात्मक चित्र है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पर है, स्वतंत्रता के बाद उन्होंने नई शैली अपनाई और चित्रांकन व सीमेंट मॉडलिंग का कार्य जारी रखा, यानी सीमेंट में मूर्तियां वगैरह भी इन्होंने बनाई हैं। उनका एक विशेष विषय है, समझिएगा यहाँ पर, इन्होंने एक विशेष विषय में काम किया है जो कि है कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की मुखाकृति। इन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर की जो मुखाकृति है वो बार बार चित्रित की है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बाकी भारतीय कला में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने 1957 को खासगीर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था और पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले ये भारत के पहले कलाकार थे। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, भारत के पहले ऐसे कौन से कलाकार हैं जिनको पद्मश्री से नवाजा गया था, तो वो हैं सुधीर रंजन खासगीर। और कब मिला था, तो 1957 में। अब इनकी पेंटिंग्स आ जाती हैं, तो चलिए फिर समझ लेते हैं चित्रों को। यहाँ पर पहला चित्र है श्याम वर्ण कन्या, फिर बाउल डांस, अनटाइटल्ड, निर्धन का स्वर्ग, अमल ताश के पेड़ और पलाश के फूल। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है महिला सोच में डूबी हुई, बांसुरी वादक, बसंत नृत्य और प्रकृति मिलन, धरती की पुत्री, सांथाल कन्या। यहाँ पर देखिएगा सांथाल कन्या ये अलग चित्र है, विश्राम अलग चित्र है। ये टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, आप सही कर लीजिएगा, ये दोनों अलग अलग चित्र हैं। फिर अगला यहाँ पर आता है महिला पक्षी लिए हुए, ढोलकिया और भगवान बुद्ध के जीवन पर चित्रमाला, यानी भगवान बुद्ध से संबंधित इन्होंने एक सीरीज़ बनाई है, यानी इसी टॉपिक पे बहुत सारे चित्र। तो ये हो जाती हैं इनकी पेंटिंग्स। बाकी आप सारी याद ना रखें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 पेंटिंग आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। 4-5 पेंटिंग आप याद रखिएगा जो आपके ऊपर की हैं, श्याम वर्ण कन्या, बाउल डांस, अनटाइटल्ड और निर्धन का स्वर्ग, अमल ताश के पेड़, पलाश के फूल, ये इनकी इम्पॉर्टेंट पेंटिंग भी है। तो यहाँ पर सुधीर रंजन खासगीर के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पुटअप हो सकते थे, वो सारे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। बाकी दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने सभी साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।